विद्यार्थियों, मेरे विद्वान साथियों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा काव्य क्लासेस के ऑनलाइन मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कोटा संभाग पूरा हो चुका है साथियों। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे बीकानेर संभाग, और बीकानेर संभाग के जो 4 जिले हैं उनको हम आज पढ़ने जा रहे हैं। एकदम दोस्तों क्लियर है। दोस्तों शुरू करते हैं हम बीकानेर संभाग। और दोस्तों बीकानेर संभाग में दोस्तों आज हम शुरू करेंगे जिला हनुमानगढ़ से। बीकानेर संभाग में दोस्तों आज हम शुरू करेंगे जिला हनुमानगढ़ से। सबसे पहले दोस्तों हम बीकानेर संभाग की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बीकानेर संभाग की बात कर लेते हैं। दोस्तों थोड़ा सा सब आपको बता देता हूँ। मैंने झालावाड़ वाला वीडियो बनाया था, उसमें मैंने संभागों के बारे में चर्चा की थी। तो मैंने कहा था कि बीकानेर संभाग में 4 ज़िले हैं, लेकिन मानवीय भूल से उन 4 ज़िलों में से 2 ज़िले दोस्तों मैंने मानवीय भूल के कारण गलत बता दिए थे। तो दोस्तों जो बीकानेर संभाग में जो 4 ज़िले हैं उनके नाम मैं सही लिख रहा हूँ, और जो दोस्तों मैंने झालावाड़ में मानवीय भूल की थी उसके लिए मैं आप सबके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक, तो दोस्तों बीकानेर संभाग में 4 ज़िले हैं। एक ज़िले का नाम है बीकानेर। दोस्तों एक ज़िले का नाम है बीकानेर। तो दोस्तों एक ज़िले का नाम है गंगानगर। बीकानेर संभाग में 4 ज़िले हैं। एक का नाम है बीकानेर, एक का नाम है गंगानगर, और दोस्तों एक का नाम है हनुमानगढ़। ठीक, और दोस्तों एक ज़िला है चूरू। ये बीकानेर संभाग के 4 ज़िले हैं, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। ठीक दोस्तों, झालावाड़ ज़िले के वीडियो में मैंने जो 4 ज़िलों में बताए थे उसमें हनुमानगढ़ और चूरू का नाम बताना भूल गया था और बाड़मेर जैसलमेर बोल दिए थे, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्लियर, मानवीय भूल है, मानव स्वभाव है, कभी कभी भूल हो जाती है। ठीक, तो दोस्तों आप उसे ज़्यादा ध्यान ना दें, मुझे क्षमा करें। और बीकानेर संभाग के ज़िले हैं बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। एकदम क्लियर। अब दोस्तों आज हम बीकानेर संभाग में जो पहला ज़िला पढ़ेंगे वो होगा हमारा जिला हनुमानगढ़। एकदम क्लियर दोस्तों, आज हम जो ज़िला पढ़ने जा रहे हैं उस ज़िले का नाम है जिला हनुमानगढ़। ठीक, अच्छा दोस्तों अब देखो सब शुरू करते हैं जिला हनुमानगढ़ से। सबसे पहले इसका ऐतिहासिक महत्व देख लेते हैं या ऐतिहासिक स्वरूप पढ़ लेते हैं। दोस्तों जो जिला हनुमानगढ़ है ना, इस जिला हनुमानगढ़ का प्राचीन नाम था भटनेर। दोस्तों जो जिला हनुमानगढ़ है इसे पूर्व में कहा जाता था भटनेर। ठीक, इसे पूर्व में क्या कहा जाता था? भटनेर। और इस भटनेर का नाम जो हनुमानगढ़ रखा, इस भटनेर का नाम जो हनुमानगढ़ रखा वो रखा था सूरज सिंह ने। एकदम क्लियर, इस भटनेर का नाम जो हनुमानगढ़ रखा वो किसने रखा था? सूरज सिंह ने। जो भटनेर है इसका नाम जो हनुमानगढ़ रखा वो किसने रखा? सूरज सिंह ने। और पूछा जाए कि सूरज सिंह ने भटनेर का नाम हनुमानगढ़ कब रखा? 1805 में। और पूछ लिया जाए कि सूरज सिंह कहाँ के शासक थे? बीकानेर के शासक थे। जो सूरज सिंह है ये कहाँ के शासक थे? बीकानेर के शासक थे। एकदम क्लियर। बीकानेर संभाग में 4 ज़िले हैं, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। हनुमानगढ़ पूर्व में भटनेर कहलाता था। भटनेर का नाम हनुमानगढ़ रखा था सूरज सिंह ने। सूरज सिंह बीकानेर के शासक थे। इनके द्वारा 1805 में मंगलवार के दिन भटनेर के भाटियों को पराजित करके भटनेर का नाम क्या रख दिया गया? हनुमानगढ़ रख दिया गया। ठीक, अच्छा फिर बात आती है कि जो भटनेर है इस भटनेर का संस्थापक कौन है? दोस्तों फिर बात आती है कि जो भटनेर है इस भटनेर का संस्थापक कौन है? ठीक, तो दोस्तों आप क्या बताओगे कि जो भटनेर है इस भटनेर का संस्थापक है भूपत भाटी। पूछ लिया जाए कि भटनेर का संस्थापक कौन है? भूपत भाटी। अच्छा पूछा जाए कि भटनेर रियासत की स्थापना कब हुई थी? तो आप क्या बताओगे कि लगभग 275 ईस्वी के आसपास, लगभग 275 ईस्वी के आसपास भूपत पाटी ने भटनेर की स्थापना की थी। समझ जाओगे ना अच्छी तरह। जो भटनेर है ये भटनेर साहब आपके संस्थापक कौन है? भूपत भाटी। और इसके द्वारा भटनेर की स्थापना कब हुई थी? लगभग 275 ईस्वी के आसपास की गई थी। ठीक, ये तो 2 बातें हुई। अब साहब आपके तीसरी बात आती है कि जो भटनेर दोस्तों कि जो हनुमानगढ़ है ना, ये हनुमानगढ़ वर्तमान में है राजस्थान का 31वां जिला। दोस्तों जो हनुमानगढ़ है ये वर्तमान में है राजस्थान का 31वां जिला। और पूछा जाएगा कि इस हनुमानगढ़ को राजस्थान का 31वां जिला कब बनाया गया?
तो आप क्या बताओगे 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ को राजस्थान का 31वां जिला बनाया गया। 12 जुलाई 1994 को इसे राजस्थान का 31वां जिला बनाया गया। फिर बात आती है कि जो हनुमानगढ़ है इसे किससे अलग किया गया। पूछा जाए कि हनुमानगढ़ को किससे अलग किया गया, तो आप क्या बताओगे कि जो हनुमानगढ़ है इसे गंगानगर से अलग किया गया। किससे अलग किया गया? गंगानगर से। और गंगानगर से अलग करते हुए इसे बनाया राजस्थान का 31वां जिला। कब बनाया? 12 जुलाई 1994 को। समझ जाना। बीकानेर संभाग में कितने जिले? 4। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। हनुमानगढ़ पूर्व में भटनेर कहलाता था। भटनेर का नाम हनुमानगढ़ रखा सूरज सिंह ने 1805 में। ठीक। और दोस्तों सूरज सिंह बीकानेर के शासक थे। हनुमानगढ़ का संस्थापक है भूपत भाटी। स्थापना हुई थी 275 ईस्वी में। ये है राजस्थान का 31वां जिला, बनाया गया 12 जुलाई 1994 को गंगानगर से अलग करके। एकदम क्लियर दोस्तों यहाँ तक तो? ठीक। अच्छा दोस्तों, फिर बात आती है, अब हम इसकी बात करते हैं हनुमानगढ़ जिले का परिचय। बात सब सामान्य परिचय पढ़ लेते हैं। तो बात आती है कि जो हनुमानगढ़ है इस हनुमानगढ़ की भौगोलिक स्थिति क्या है। पूछा जाए कि जो हनुमानगढ़ है इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, तो आप क्या बताओगे कि जो हनुमानगढ़ है ना ये राजस्थान के उत्तर दिशा में स्थित है। पूछा जाए कि जो हनुमानगढ़ है इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, तो आप क्या बताओगे कि जो हनुमानगढ़ है ये राजस्थान की उत्तर दिशा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर दिशा में स्थित है। ठीक। और दोस्तों चूंकि हनुमानगढ़ उत्तर दिशा में स्थित है इस कारण इसे कहा जाता है उत्तरी सीमा का प्रहरी। दोस्तों चूंकि हनुमानगढ़ उत्तर दिशा में स्थित है इस कारण दोस्तों इसे कहा जाता है उत्तरी सीमा का प्रहरी। समझ जाओगे दोस्तों। तो दोस्तों राजस्थान का वह जिला जो उत्तरी सीमा का प्रहरी कहलाता था किसी ज़माने में, कौन था? हनुमानगढ़। एकदम क्लियर। फिर बात आती है कि जो हनुमानगढ़ है इस हनुमानगढ़ साहब आप दोस्तों जो हनुमानगढ़ है इस हनुमानगढ़ साहब आपके दोस्तों अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरीय विस्तार कितना है। बात आती है कि जो हनुमानगढ़ है इस हनुमानगढ़ का अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरीय विस्तार कितना है। एकदम क्लियर। तो दोस्तों देखना बात आए कि हनुमानगढ़ का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो आप क्या बताओगे कि जो जिला हनुमानगढ़ है ना ये 74 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। दोस्तों जो हनुमानगढ़ है ये हनुमानगढ़ 74 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ठीक दोस्तों, पूछ लिया जाए कि हनुमानगढ़ की अक्षांश स्थिति क्या है, तो आप क्या बताओगे हनुमानगढ़ 74 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ठीक। और पूछा जाए कि हनुमानगढ़ का देशांतरीय विस्तार कितना है। पूछ लिया जाए कि हनुमानगढ़ का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो 29.8। क्लियर दोस्तों, 29.8 डिग्री इसका देशांतरीय विस्तार है। समझोगे दोस्तों, 29.8 डिग्री दोस्तों इसका देशांतरीय विस्तार है। क्लियर। और साहब आपके ये 29.8 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। समझ जाओगे क्या दोस्तों। ठीक। ये तो सब आपके हुई हनुमानगढ़ की सब आपकी अक्षांश और देशांतरीय स्थिति। ठीक। हनुमानगढ़ की भौगोलिक स्थिति राजस्थान के उत्तर में है, उत्तरी सीमा का प्रहरी कहलाता है। अक्षांश विस्तार 74 डिग्री और देशांतरीय विस्तार 29.8 डिग्री है। ठीक। फिर बात आती है कि जो हनुमानगढ़ है इस हनुमानगढ़ जिले की जनसंख्या कितनी है। पूछा जाए कि जो हनुमानगढ़ है इसकी जनसंख्या कितनी है, तो दोस्तों आप क्या बताओगे वर्ष 2011 के अनुसार 17,74,692। दोस्तों 17,74,692 हनुमानगढ़ जिले की जनसंख्या है। 17,74,692 हनुमानगढ़ जिले की जनसंख्या है। पूछा जाए कि हनुमानगढ़ जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है, 184 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हनुमानगढ़ जिले का जनसंख्या घनत्व है। फिर बात आती है कि जो हनुमानगढ़ जिला है इस हनुमानगढ़ जिले का लिंगानुपात कितना है। पूछा जाए कि इस हनुमानगढ़ जिले का लिंगानुपात कितना है, 906। पूछा जाए कि हनुमानगढ़ जिले का लिंगानुपात कितना है, 906। ठीक। अच्छा, पूछा जाए कि हनुमानगढ़ जिले में साक्षरता का प्रतिशत कितना है, तो आप क्या बताओगे लगभग 67.1% यहाँ साक्षरता का प्रतिशत है। और
हनुमानगढ़ जिले का अगर क्षेत्रफल पूछ लिया जाए कि हनुमानगढ़ जिले का क्षेत्रफल कितना है, तो आप बताना 9659 वर्ग किलोमीटर। पूछा जाए कि हनुमानगढ़ जिले का क्षेत्रफल कितना है, 9659 वर्ग किलोमीटर। एक बार फिर समझना, भौगोलिक स्थिति राजस्थान की उत्तर दिशा में है, उत्तरी सीमा का प्रहरी कहलाता है। अक्षांश विस्तार 74 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। देशांतरीय विस्तार 29.8 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। जनसंख्या 17,74,692 है। घनत्व 184 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात 906 है। साक्षरता 67.1% है। लगभग क्षेत्रफल 9659 वर्ग किलोमीटर है हनुमानगढ़ जिले का। एकदम क्लियर। एक बार दोस्तों फिर समझना अच्छी तरह, हम पढ़ रहे हैं बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग के 4 जिले बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। हनुमानगढ़ पूर्व में भटनेर में था। भटनेर दोस्तों, भटनेर का नाम हनुमानगढ़ रखा सूरज सिंह ने 1805 में। ये बीकानेर के शासक थे। भटनेर का संस्थापक है भूपत भाटी। स्थापना हुई 275 ईस्वी में। ये राजस्थान का 31वां जिला बना 12 जुलाई 1994 को गंगानगर से अलग हुआ। ठीक, अगली बात, भौगोलिक स्थिति ये राजस्थान के उत्तर में है, उत्तरी सीमा का प्रहरी कहलाता है। अक्षांश विस्तार 74 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। देशांतरीय विस्तार 29.8 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। जनसंख्या 17,74,692। घनत्व 184। लिंगानुपात 206। साक्षरता 67.1। क्षेत्रफल 9659 वर्ग किलोमीटर, 9659 वर्ग किलोमीटर। एकदम क्लियर दोस्तों यहाँ तक तो। चलो आगे, अब फिर बात करते हैं कि जो हनुमानगढ़ है, इस हनुमानगढ़ के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। बात आती है कि जो हनुमानगढ़ है, इस हनुमानगढ़ के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, हनुमानगढ़ के साथ आपके 2 पड़ोसी राज्य हैं, एक तो है पंजाब और एक है हरियाणा। हनुमानगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों को स्पर्श करता है। समझना दोस्तों, जो हनुमानगढ़ है ये पंजाब और हरियाणा दोनों को स्पर्श करता है। ठीक, अब दोस्तों हम थोड़ी सी हरियाणा और पंजाब की बात कर लेते हैं। दोस्तों हम थोड़ी सी हरियाणा और पंजाब की बात कर लेते हैं। ठीक दोस्तों, ध्यान रखना, पूछा जाए कि हरियाणा राज्य की कितनी सीमा राजस्थान राज्य को स्पर्श करती है, 1262 किलोमीटर। हरियाणा राज्य की कितनी सीमा राजस्थान राज्य को स्पर्श करती है, 1262 किलोमीटर। ठीक, दूसरी बात अब सब समझना दोस्तों, अगली बात समझना। फिर बात आती है कि हरियाणा को सर्वाधिक कौन स्पर्श करता है और सबसे कम कौन स्पर्श करता है। ठीक, बात आती है कि जो हरियाणा जिला है, इस हरियाणा को सर्वाधिक तो कौन स्पर्श करता है और न्यूनतम कौन स्पर्श करता है। तो दोस्तों देखना, हरियाणा को था आपके जो सर्वाधिक स्पर्श करता है वो कौन करता है, हनुमानगढ़। हरियाणा को जो सर्वाधिक स्पर्श करता है वो कौन करता है, हनुमानगढ़। फिर बात आती है कि हरियाणा राज्य को न्यूनतम कौन स्पर्श करता है, अर्थात हरियाणा के साथ सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है, हनुमानगढ़। और हरियाणा के साथ न्यूनतम सीमा साहब आपके कौन बनाता है, जयपुर। दोस्तों कौन बनाता है, जयपुर। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों फिर बात आती है कि जो हरियाणा है, इस हरियाणा राज्य के निकट मुख्यालय, पूछा जाए हरियाणा राज्य के निकट जिला मुख्यालय कौन सा है। पूछा जाए कि हरियाणा राज्य के निकट जिला मुख्यालय कौन सा है, मतलब जिला मुख्यालय का मतलब है कि वह जिला जो कि हरियाणा के राज्य के बहुत क्लोज है, वह जिला जो हरियाणा राज्य के बहुत क्लोज है, बहुत पास में है। तो हरियाणा राज्य के जो निकट का जिला मुख्यालय है वो है हनुमानगढ़, अर्थात हरियाणा राज्य के जो निकट का जिला मुख्यालय वो कौन सा है, हनुमानगढ़। और हरियाणा राज्य से सबसे दूर जिला मुख्यालय, पूछा जाए हरियाणा राज्य के सबसे दूर जिला मुख्यालय कौन सा है। पूछा जाए कि हरियाणा राज्य से सबसे दूर जिला मुख्यालय कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, जयपुर। क्या बताओगे दोस्तों, जयपुर। समझ जाना, हरियाणा की बात कर रहे हैं तो हरियाणा की कितनी सीमा राजस्थान को स्पर्श करती है, 1262। हरियाणा के साथ सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है, हनुमानगढ़। न्यूनतम जयपुर। हरियाणा के निकट जिला मुख्यालय हनुमानगढ़। हरियाणा से सबसे दूर जिला मुख्यालय कौन सा होगा, जयपुर। ये दोस्तों सामान्य बातें हैं जो आपको याद होना चाहिए। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों देखो, एक दो बातें और बताऊंगा हरियाणा की, समझना। ये हरियाणा हमारा है, ये हरियाणा राज्य दोस्तों। अब पूछा जाए कि हरियाणा के निकट
क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पूछा जाए कि हरियाणा के निकट क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? हरियाणा के निकट क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? दोस्तों हरियाणा के निकट क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला पूछा जाए, ठीक, क्षेत्रफल में दो पूछा जाएगा कि एक तो पूछा जाएगा कि हरियाणा के निकट क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला और एक सबसे छोटा जिला। ठीक दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि वह जिला जो हरियाणा को स्पर्श करता है और क्षेत्रफल में बड़ा है, और वह जिला जो हरियाणा को स्पर्श करता है और क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। ठीक, तो दोस्तों ये सामान्य बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो आप क्या बताओगे? हरियाणा को स्पर्श करने वाला क्षेत्रफल में जो बड़ा जिला है वो तो है चूरू, ठीक, और हरियाणा को स्पर्श करने वाला जो क्षेत्रफल में छोटा जिला है वो कौन सा है? झुंझुनू। कौन सा है रे भैया? झुंझुनू। समझ जाओगे अच्छी तरह। एक बार फिर समझना दोस्तों, दो पड़ोसी राज्य हैं हनुमानगढ़ को जो स्पर्श करते हैं, पंजाब और हरियाणा। हरियाणा की सीमा 1262 किलोमीटर की है जो राजस्थान के साथ स्पर्श में है। हरियाणा को सर्वाधिक हरियाणा को स्पर्श करने वाला जिला हनुमानगढ़, और न्यूनतम सीमा बनाता है जयपुर। अर्थात राजस्थान का वह जिला जो हरियाणा के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है हनुमानगढ़, न्यूनतम सीमा बनाता है जयपुर। हरियाणा के निकट जिला मुख्यालय हनुमानगढ़, दूर स्थित जिला मुख्यालय जयपुर। एकदम क्लियर। अच्छा, हरियाणा के निकट क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला चूरू और हरियाणा के निकट क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला झुंझुनू, ये आपको ध्यान रखना है। एकदम क्लियर। अगली बात दोस्तों पूछा जाए कि हरियाणा के कितने जिले राजस्थान को स्पर्श करते हैं? ठीक है दोस्तों, पूछा जाए हरियाणा के कितने जिले राजस्थान को स्पर्श करते हैं, तो आप क्या बताओगे कि हरियाणा के 7 जिले हैं। दोस्तों हरियाणा के 7 जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। पूछा जाए कि हरियाणा के कितने जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, तो आप क्या बताओगे कि हरियाणा के 7 जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। एकदम क्लियर। फिर पूछा जाए कि वो 7 जिले कौन कौन से हैं, तो तब देखना दोस्तों, एक जिले का नाम है फतेहाबाद। क्या नाम है? फतेहाबाद। एक का नाम है सिरसा। एक तो हो गया फतेहाबाद, एक हो गया सिरसा, एक हो गया भिवानी। क्या हो गया? भिवानी। क्लियर दोस्तों, एक हो गया दोस्तों एक तो हो गया फतेहाबाद, एक हो गया सिरसा, एक हो गया भिवानी। क्लियर दोस्तों, एक हो गया हिसार। कौन सा हो गया? हिसार। ठीक दोस्तों, एक हो गया साहब आपके महेंद्रगढ़। क्या हो गया? महेंद्रगढ़। फतेहाबाद, सिरसा, भिवानी, हिसार, महेंद्रगढ़। एकदम क्लियर। दोस्तों एक हो गया रेवाड़ी। क्लियर। और दोस्तों एक हो गया मेवात। एकदम क्लियर है दोस्तों, समझना। फतेहाबाद, सिरसा, भिवानी, हिसार, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात, ये हरियाणा के 7 जिले हैं जो राजस्थान को स्पर्श करते हैं। ठीक दोस्तों, इससे तो बन जाएगा फतेहाबाद। क्या बन जाएगा? फतेहाबाद। एकदम क्लियर। दोस्तों इससे बन जाएगा सिरसा। क्या बन जाएगा? सिरसा। दोस्तों इससे बन जाएगा भिवानी। दोस्तों देखो, भिवानी अलग है और भिवाड़ी अलग है। भिवाड़ी राजस्थान में है, भिवानी हरियाणा में है। क्लियर दोस्तों, इससे बन जाएगा हिसार। क्या बन जाएगा? हिसार। इससे बन जाएगा महेंद्रगढ़। दोस्तों इससे क्या बन जाएगा? महेंद्रगढ़। ठीक। और दोस्तों इससे क्या बन जाएगा? रेवाड़ी। क्या बन जाएगा? रेवाड़ी। और दोस्तों इससे क्या बन जाएगा? मेवात। ये राजस्थान दोस्तों, ये नवीनतम जिला है दोस्तों जो हरियाणा का, जो कि राजस्थान को स्पर्श करता है। ठीक। और दोस्तों इस मेवात का नया नाम है नूहू। इस मेवात का नया नाम क्या है? नूहू। तो समझ गए ना, हरियाणा के 7 जिले राजस्थान को स्पर्श करते हैं, फतेहाबाद, सिरसा, भिवानी, हिसार, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात। दोस्तों ट्रिक है, फंसी भी हीर मगर रेवाड़ी के गांव में। क्या लिखा हुआ है? फंसी भी हीर मगर रेवाड़ी के गांव में। फतेहाबाद, सिरसा, भिवानी, हिसार, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात। मेवात का नया नाम है रूहू। फिर दोस्तों समझना, अगर
हरियाणा के 7 जिले हैं जो राजस्थान को स्पर्श करते हैं, तो दोस्तों राजस्थान के भी 7 जिले हैं, राजस्थान के भी 7 जिले हैं जो हरियाणा को स्पर्श करते हैं, राजस्थान के भी 7 जिले हैं जो हरियाणा को स्पर्श करते हैं। एकदम क्लियर, राजस्थान के भी 7 जिले हैं जो दोस्तों आपके किसको स्पर्श करते हैं, ठीक। तो आप क्या बताओगे कि हरियाणा के 7 जिले राजस्थान को स्पर्श करते हैं, तो राजस्थान के 7 जिले सब आपके हरियाणा को स्पर्श करते हैं। एकदम क्लियर। फिर बात आई कि राजस्थान के 7 जिले कौन से हैं जो कि हरियाणा को स्पर्श करते हैं, तो आप दोस्तों साहब समझना वो 7 जिले हैं। एक तो है हनुमानगढ़ दोस्तों, एक है शेखावाटी के 3 जिले, एकदम क्लियर दोस्तों, एक है जयपुर, एक है भरतपुर और एक है अलवर। दोस्तों क्या लिखा हुआ है, हशे जब अलवर, हशे जब अलवर। इस ह से क्या बन जाएगा, हनुमानगढ़, इससे क्या बन जाएगा, हनुमानगढ़। यह हरियाणा को स्पर्श करता है। दोस्तों इस शे से बनेगा शेखावाटी, अर्थात शेखावाटी के तीनों जिले हरियाणा को स्पर्श करते हैं। क्लियर। फिर साहब आपके शेखावाटी के साथ 3 जिले कौन से हो गए, एक तो चूरू ये स्पर्श करता है, एक झुंझुनू ये हरियाणा को स्पर्श करता है, और दोस्तों एक होगा साहब आपके सीकर, चूरू झुंझुनू सीकर, ये तीनों स्पर्श करते हैं। दोस्तों जे से बन जाएगा जयपुर, ठीक। भ से बन जाएगा भरतपुर, ठीक। और दोस्तों बाकी कौन सा बचा, अलवर। हो गए 7 जिले, 1 3 4 4 3 7, ये सब आपके किसको स्पर्श करते हैं, हरियाणा को। दोस्तों एक बार फिर समझना, ज्योग्राफी मेरा विषय नहीं है, मैं केवल सामान्य ज्ञान पढ़ा रहा हूँ। हनुमानगढ़ के 2 पड़ोसी राज्य हैं, पंजाब और हरियाणा। हरियाणा की सीमा है 1262 किलोमीटर जो राजस्थान को स्पर्श करती हैं। हरियाणा के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है हनुमानगढ़, तो न्यूनतम जयपुर। हरियाणा के निकट जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ और दूर जयपुर। एकदम क्लियर दोस्तों। अगली बात, हरियाणा के निकट क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला चूरू और छोटा जिला झुंझुनू। हरियाणा के 7 जिले राजस्थान को स्पर्श करते हैं। फंसी भी हीर मगर रेवाड़ी के गांव में, फतेहाबाद, सिरसा, भिवानी, हिसार, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात, मेवात का नया नाम है नूहू। तो राजस्थान के 4-7 जिले भी हरियाणा को स्पर्श करते हैं। हशे जब अलवर, हनुमानगढ़, शेखावाटी के 3 जिले चूरू झुंझुनू सीकर, जयपुर, भरतपुर और अलवर। एकदम क्लियर दोस्तों। ये सामान्य ज्ञान था दोस्तों जो मैंने आपको बताया है, ठीक। अब बात आती है कि साहब आपके जो हनुमानगढ़ है ये पंजाब को भी स्पर्श करता है। दोस्तों जो हनुमानगढ़ है ये पंजाब को भी स्पर्श करता है। और दोस्तों जो पंजाब है ना, इस पंजाब की 89 किलोमीटर की सीमा राजस्थान को स्पर्श करती है। और राजस्थान के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा कौन बनाता था, आपके पंजाब। सबसे अधिक तो एमपी और न्यूनतम पंजाब, एमपी 1600, पंजाब 89, ठीक। अब दोस्तों इस पंजाब को राजस्थान के 2 जिले स्पर्श करते हैं। इस पंजाब को राजस्थान के 2 जिले स्पर्श करते हैं। एक तो कौन करता है, गंगानगर। पंजाब को राजस्थान के 2 जिले स्पर्श करते हैं, एक तो गंगानगर स्पर्श करता है और एक कौन स्पर्श करता है, हनुमानगढ़। एकदम क्लियर। पंजाब को राजस्थान के 2 जिले स्पर्श करते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। समझ जाओगे दोस्तों, हनुमानगढ़ ये 2 जिले साहब आपके स्पर्श करते हैं, ठीक। अब समझना, पंजाब के साथ सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है, गंगानगर। पूछा जाए कि पंजाब के साथ सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है, तो आप क्या बताओगे, गंगानगर, ठीक। और पूछा जाए कि पंजाब के साथ न्यूनतम सीमा कौन बनाता है, पंजाब के साथ न्यूनतम सीमा कौन बनाता है, तो आप क्या बताओगे, हनुमानगढ़। एकदम क्लियर। पंजाब राजस्थान के साथ स्पर्श सीमा बनाता है 89 किलोमीटर की, गंगानगर हनुमानगढ़ टच करते हैं। और पंजाब के साथ सर्वाधिक सीमा बनाएगा गंगानगर, न्यूनतम बनाएगा दोस्तों हनुमानगढ़, ठीक। अच्छा दोस्तों ये भी ध्यान रखना, पंजाब के 2 जिले हैं जो राजस्थान को स्पर्श करते हैं। एक जिले का नाम है फजिल्का। पंजाब के भी 2 जिले हैं जो राजस्थान को स्पर्श करते हैं। एक का नाम है फजिल्का और दोस्तों एक का नाम है मुक्तसर। क्या नाम है, मुक्तसर। फजिल्का और मुक्तसर ये 2 जिले हैं साहब आपके जो राजस्थान को स्पर्श करते हैं। एकदम क्लियर। ये सामान्य दोस्तों मैंने ज्ञान दिया है आपको, ठीक। ये ज्योग्राफी का था, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा ज्योग्राफी पढ़ना जरूरी होता है, पढ़ा दिया दोस्तों, ठीक। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। एकदम क्लियर।
अब दोस्तों भी बात करते हैं कि जो हनुमानगढ़ है यहाँ से साहब आपके कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है। बात आती है कि जो हनुमानगढ़ है यहाँ से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो हनुमानगढ़ है ना साहब आपके यहाँ से निकलता है NH-15। ठीक, पूछा जाएगा कि साहब आपके हनुमानगढ़ में परिवहन की क्या व्यवस्था है। ठीक, हनुमानगढ़ में परिवहन की क्या व्यवस्था है। तो दोस्तों यहाँ हनुमानगढ़ में एक तो सड़क मार्ग है। दोस्तों हनुमानगढ़ में एक तो कौन सा मार्ग है, सड़क मार्ग है। और दोस्तों अगर हम सड़क मार्ग की बात करते हैं तो साहब आपके यहाँ से क्या निकलता है, NH-15 निकलता है। क्या निकलता है, NH-15। ठीक, और दोस्तों साहब आपके यहाँ से रेलवे मार्ग भी है। ठीक दोस्तों, यहाँ कौन सा मार्ग भी है, रेलवे मार्ग भी है। और पूछा जाएगा कि साहब आपके हनुमानगढ़ किस में आता है, तो आप क्या बताओगे कि हनुमानगढ़ आता है उत्तर पश्चिम रेलवे में। दोस्तों पूछा जाएगा कि जो हनुमानगढ़ है ये साहब आपके किस में आता है, उत्तर पश्चिम रेलवे में आता है। एकदम क्लियर दोस्तों। चलो आगे अगली बात दोस्तों, फिर हम बात करते हैं NH-15 की। दोस्तों हम बात करते हैं NH-15 की। अच्छा दोस्तों आप ध्यान रखना, जो NH-15 है ना इसकी पूर्व में लंबाई, दोस्तों जो NH-15 है इसकी जो पूर्व में लंबाई थी वो थी 875 किलोमीटर। दोस्तों जो NH-15 है ना इसकी पूर्व में लंबाई थी 875 किलोमीटर। ठीक, और दोस्तों जो NH-15 है इसकी जो वर्तमान में लंबाई है दोस्तों वो है लगभग 845 किलोमीटर। कितनी है, लगभग 845 किलोमीटर। जो NH-15 है इसकी पहले लंबाई थी 875 और वर्तमान में है 845। ठीक दोस्तों, जो NH-15 है ना इसके दो नाम हैं, समझना दोस्तों। इस NH-15 को राजस्थान में कहा जाता है। दोस्तों जो NH-15 है ना इसे राजस्थान में कहा जाता है NH-62। जो NH-15 है इसे राजस्थान में अब क्या नाम दिया गया है, NH-62। ये NH-15 का नया नाम है दोस्तों, जानना। जो NH-15 है ना इसे राजस्थान में नाम दिया गया है NH-62। ठीक, और दोस्तों राजस्थान के बाहर, दोस्तों राजस्थान के बाहर ये जो NH-15 है इसे NH-15 के नाम से ही जाना जाता है। तो राजस्थान में साहब आपके ये NH-62 के नाम से जाना जाता है और राजस्थान के बाहर ये NH-15 के नाम से जाना जाता है। ठीक, फिर बात आती है कि जो NH-15 है ये NH-15 साहब आपके राजस्थान के किन किन जिलों से। अच्छा बात आती है कि जो NH-15 है इसका आरंभ कहाँ से होता है। पूछा जाएगा कि जो NH-15 है इस NH-15 का आरंभ कहाँ से होता है। तो आप क्या बताओगे कि जो NH-15 है इसका आरंभ होता है पठानकोट पंजाब से। NH-15 का आरंभ कहाँ से होता है, पठानकोट पंजाब से। और पूछा जाए कि जो NH-15 है इस NH-15 का समापन कहाँ होता है। पूछा जाए कि NH-15 का समापन कहाँ होता है तो आप क्या बताओगे कि जो NH-15 है इसका समापन होता है समख्याली। और पूछा जाए कि समख्याली कहाँ आता है, गुजरात में। पूछा जाए कि समख्याली साहब आपके कहाँ आता है, गुजरात में आता है। एकदम क्लियर, जो समख्याली है ये साहब कहाँ आता है, गुजरात में आता है। समझ जाओगे दोस्तों, NH-15 पठानकोट पंजाब से आरंभ होता है, समख्याली गुजरात में जो समाप्त हो जाता है। ठीक, फिर बात आती है कि NH-15 राजस्थान के कितने जिलों को स्पर्श करता है। बात आती है कि जो NH-15 है ये राजस्थान के कितने जिलों को स्पर्श करता है। ठीक, तो दोस्तों ध्यान रखना, जो NH-15 है ना ये राजस्थान के 7 जिलों को स्पर्श करता है। कितने जिलों को स्पर्श करता है, 7 जिलों को। ठीक दोस्तों, जो NH-15 है ये राजस्थान के 7 जिलों को स्पर्श करता है। फिर पूछा जाएगा कि 7 जिलों में पहला जिला कौन सा है, गंगानगर। कौन सा है, गंगानगर। और पूछा जाए कि साहब आपके गंगानगर में साहब आपके NH-15 की लंबाई कितनी है, 116 किलोमीटर। पूछा जाएगा कि NH-15 की गंगानगर में लंबाई कितनी है, 116 किलोमीटर। ठीक दोस्तों, इसके बाद साहब आपकी ये कहाँ जाता है, हनुमानगढ़ में। कहाँ जाता है, हनुमानगढ़ में। और पूछा जाएगा कि हनुमानगढ़ में इसकी लंबाई कितनी है, 8 किलोमीटर। हनुमानगढ़ में इसकी लंबाई कितनी है, 8 किलोमीटर। ठीक दोस्तों, हनुमानगढ़ के बाद दोस्तों ये आता है बीकानेर में। कहाँ आता है, बीकानेर में।
और बीकानेर में दोस्तों इसकी जो लंबाई है ना वो है 216 किलोमीटर। कितनी है? 216 किलोमीटर। फिर बात आती है कि बीकानेर के बाद बहुत दोस्तों ये कहाँ जाता है, तो दोस्तों बीकानेर के बाद दोस्तों ये जाता है जैसलमेर में। और पूछा जाए कि जैसलमेर में इसकी लंबाई कितनी है? 195 किलोमीटर। दोस्तों जैसलमेर के बाद दोस्तों ये कहाँ जाता है? बाड़मेर में। और बाड़मेर में इसकी लंबाई है 192 किलोमीटर। कितनी है? 192 किलोमीटर। समझ जाओगे ना, 92 कितने साहब आपके? 192 किलोमीटर। दोस्तों बाड़मेर के बाद दोस्तों ये आता है जोधपुर, दोस्तों जालोर में। कहाँ आता है? जालोर में। ठीक। और पूछा जाए कि जालोर में इसकी लंबाई कितनी है, तो आप क्या बताओगे कि जालोर में इसकी लंबाई है 38 किलोमीटर। और जालोर के बाद दोस्तों ये कहाँ आता है? जोधपुर में। और जोधपुर में दोस्तों इसकी लंबाई है 110 किलोमीटर। और दोस्तों इन सबको जोड़ते हैं तो लंबाई कितनी हो जाती है? 875 किलोमीटर। कितनी हो जाती है? 875 किलोमीटर। दोस्तों मैंने जो आंकड़े दिए ना ये पुराने आंकड़े हैं, अभी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार लंबाई कितनी है? क्लियर दोस्तों, ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है, अभी नवीनतम आंकड़े नहीं आए हैं। अगर नवीनतम आंकड़े आएंगे तो फिर मैं दोस्तों किसी न किसी वीडियो में आपको बता दूंगा। तो मैंने 875 के अनुसार दोस्तों ये लंबाई बताई है। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर और जोधपुर। ठीक। इसके आधार पर जो NH-15 है ये सर्वाधिक साहब आपके किसे स्पर्श करता है? बीकानेर को। किसे करता है? बीकानेर को। समझ जाओगे। परिवहन की बात कर रहे हैं तो साहब आपके हनुमानगढ़ में सड़क मार्ग भी है और रेलवे मार्ग भी है, वायु मार्ग नहीं है। सड़क मार्ग NH-15 है, रेलवे मार्ग उत्तर पश्चिम रेलवे है। NH-15 की पहले लंबाई थी 875, वर्तमान में 845 है नवीन आंकड़ों के अनुसार अभी। ठीक। NH-15 दोस्तों इसे राजस्थान में कहा जाता है NH-62 और राजस्थान से बाहर दोस्तों ये NH-15 कहलाता है। इसका आरंभ होता है पठानकोट पंजाब से, समापन होता है समख्याली गुजरात में। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर को ये स्पर्श करता है। और दोस्तों NH-15 सर्वाधिक निकलता है बीकानेर से और दोस्तों न्यूनतम निकलता है हनुमानगढ़ से। दोस्तों इन बातों को आप अच्छी तरह याद रखना। एकदम क्लियर दोस्तों, यहाँ तक की कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे। फिर बात आती है कि साहब आपके जो हनुमानगढ़ है इस हनुमानगढ़ जिले की प्रमुख नदी कौन सी है। बात आती है कि जो हनुमानगढ़ जिला है इस हनुमानगढ़ जिले की प्रमुख नदी कौन सी है। बात आती है कि जो हनुमानगढ़ जिला है यहाँ की प्रमुख नदी कौन सी है। दोस्तों आप क्या बताओगे कि जो हनुमानगढ़ जिला है यहाँ की प्रमुख नदी का नाम है घग्गर नदी। जो हनुमानगढ़ जिला है यहाँ की प्रमुख नदी का नाम क्या है? घग्गर नदी। घग्गर नदी हनुमानगढ़ जिले की प्रमुख नदी है। ठीक। तो फिर दोस्तों बात आती है कि जो घग्गर नदी है इस घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है। पूछा जाएगा कि जो घग्गर नदी है इस घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो आप क्या बताओगे? शिवालिक की पहाड़ियों से। कहाँ से होता था आपके? शिवालिक की पहाड़ियों से। और साहब आपके शिवालिक की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? हिमाचल प्रदेश में। एकदम क्लियर साहब, आपके यहाँ से घग्गर नदी का उद्गम होता है। ठीक। फिर बात आती है कि जो घग्गर नदी है इसका समापन कहाँ होता है। इसका जो समापन है ये सब आपके कहाँ होता है, तो आप क्या बताओगे कि घग्गर का जो समापन है ना वो होता है फोर्ट अब्बास में। कहाँ होता है? फोर्ट अब्बास में। ठीक। और दोस्तों जो फोर्ट अब्बास है ना ये कहाँ आता है? पाकिस्तान में। कहाँ आता है? पाकिस्तान में आता है। और दोस्तों ध्यान रखना पाकिस्तान में घग्गर नदी को कहा जाता है हकरा नदी। दोस्तों पाकिस्तान में जो घग्गर नदी था उसे क्या कहा जाता है? हकरा नदी कहा जाता है। एकदम क्लियर। फिर बात आती है कि जो घग्गर नदी है इसकी लंबाई कितनी है। पूछा जाएगा कि जो घग्गर नदी है इसकी लंबाई कितनी है, तो आप क्या बताओगे कि घग्गर की लंबाई है 465 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। एकदम क्लियर। फिर बात आती है कि साहब आपकी ये राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है। ये राजस्थान में या हनुमानगढ़ साहब आपके कहाँ प्रवेश करती है, तो दोस्तों आप क्या बताओगे? टिब्बी नामक गाँव में। दोस्तों टिब्बी नामक गांव में ये राजस्थान में प्रवेश करती है। टिब्बी नामक गांव से ये राजस्थान में प्रवेश करती हैं। और जो टिब्बी गांव है साहब आपके ये कहाँ आता है? हनुमानगढ़ में। कहाँ आता है दोस्तों? हनुमानगढ़ में। एकदम क्लियर पक्का दोस्तों यहाँ तक। फिर दोस्तों बात आती है कि दोस्तों कि जो घग्गर नदी है, दोस्तों जो घग्गर नदी है इस घग्गर नदी का उपनाम क्या है?
बात आती है कि जो घग्गर नदी है इस घग्गर नदी का उपनाम क्या है, तो आप क्या बताओगे कि जो घग्गर नदी है इसका एक नाम है मृत नदी। दोस्तों जो घग्गर नदी है इस घग्गर नदी का था आपके एक नाम तो क्या है, मृत नदी। ठीक दोस्तों, इसका एक नाम है सोतर नदी। ठीक दोस्तों, इसका एक नाम है राजस्थान का शोक। क्या नाम है दोस्तों, राजस्थान का शोक। ठीक दोस्तों साहब, आपके इसका एक नाम है दृश्यद्वती नदी। कौन सी दोस्तों, दृश्यद्वती नदी। एकदम क्लियर। तो दोस्तों साहब आपके इसे कहा जाता है, और दोस्तों इस नदी का है दोस्तों एक नाम और साहब आपके सरस्वती नदी। दोस्तों इस नदी का एक नाम और है और वो क्या है, सरस्वती नदी। क्लियर। और दोस्तों साहब आपके इस नदी का एक नाम और है और वो है नट नदी। इस नदी का एक नाम और है और वो क्या है, नट नदी। समझ जाओगे दोस्तों। तो दोस्तों इस नदी के जो प्रमुख नाम है ना वो है एक तो मृत नदी, एक सरस्वती नदी और दोस्तों एक सोतर नदी। साहब समझना, इसका एक नाम है सोतर नदी। ठीक, इसका एक नाम है मृत नदी, इसका एक नाम है नट नदी, इसका एक नाम है राजस्थान का शोक। ठीक दोस्तों, इसका एक नाम है सरस्वती नदी और दोस्तों इसका एक नाम है दृश्यद्वती नदी। समझ जाओगे दोस्तों, ये घग्गर नदी के उपनाम हैं। ठीक दोस्तों, अच्छा दोस्तों ध्यान रखना, जो घग्गर दोस्तों ध्यान रखना, जो घग्गर नदी है ना दोस्तों, इसका जो पार्ट है ना, इसके पार्ट को कहा जाता है नाली। दोस्तों जो घग्गर नदी है इसके पार्ट को साहब आपके क्या कहा जाता है, नाली कहा जाता है। समझ जाओगे ना, जो घग्गर नदी है इस घग्गर नदी का जो पार्ट था वो क्या कहलाता है, नाली। क्लियर। और दोस्तों पूछा जाएगा एक विशेष बात, राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की, राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी किसे कहा जाता है, घग्गर को। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी दोस्तों किसे कहा जाता है, घग्गर को। एकदम क्लियर। अब दोस्तों साहब इसका जो पानी है ना वो साहब आपके पाकिस्तान तक नहीं जाता है और साहब इसलिए दोस्तों ये आंतरिक प्रवाह में आ गई है। और राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी दोस्तों, आपके घग्गर नदी है। समझ जाओगे क्या, हनुमानगढ़ जिले की प्रमुख नदी घग्गर। घग्गर का उद्गम कहाँ से होता है, शिवालिक की पहाड़ियों से, हिमाचल प्रदेश से। दोस्तों समापन कहाँ होता है इस नदी का, फोर्ट अब्बास पाकिस्तान में। पाकिस्तान में इसे क्या कहा जाता है, हकरा। और दोस्तों इस नदी की लंबाई कितनी है, 465 किलोमीटर। ठीक दोस्तों, प्रवेश होता है टिब्बी गांव से। हनुमानगढ़ दोस्तों अच्छा इसका उपनाम है सोतर नदी, मृत नदी, नट नदी, राजस्थान का शोक, सरस्वती नदी, दृश्यद्वती नदी। एकदम क्लियर। इस नदी का पार्ट साहब आपके क्या कहलाता है, नाली। और आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी साहब कौन सी कहलाती है दोस्तों, आपके घग्गर नदी। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों साहब ध्यान रखना कि जो हनुमान दोस्तों ये जो घग्गर नदी है ना दोस्तों समझना, तो ये तो साहब हमारे घग्गर नदी। ठीक। और दोस्तों इस नदी के निकट साहब आपके बसा हुआ है हनुमानगढ़ जंक्शन। दोस्तों इस नदी के साहब आपके निकट क्या स्थापित है, हनुमानगढ़ जंक्शन ये स्थापित है। ठीक। और दोस्तों आरपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है कि निम्न में से वह कौन सा क्षेत्र है जो सर्वाधिक नीचे, जो निम्न में से वो कौन सा क्षेत्र है जो कि नदी तल से भी नीचे स्थित है। निम्न में से वह कौन सा क्षेत्र है जो उसके नदी तल से भी नीचे है, तो दोस्तों उसका आंसर क्या था, हनुमानगढ़ जंक्शन। आरपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है कि निम्न में से वह कौन सा क्षेत्र है जो उसके नदी तल से भी नीचे बसा हुआ है, हनुमानगढ़ जंक्शन। और दोस्तों ये नदी तल से भी नीचे बसा हुआ है। दोस्तों जो हनुमानगढ़ जंक्शन है ना दोस्तों, ये नदी तल से भी नीचे बसा हुआ है। एकदम क्लियर। और दोस्तों ये था क्वेश्चन आरपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है, ध्यान रखना। और दोस्तों द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एकदम क्लियर। चलो आगे दोस्तों, फिर बात आती है साहब आपके कि जो हनुमानगढ़ है इस हनुमानगढ़ जिले की प्रमुख झील कौन सी है।
पूछा जाए कि जो हनुमानगढ़ है, इस हनुमानगढ़ जिले की प्रमुख झील कौन सी है? तो दोस्तों ध्यान रखना, जो हनुमानगढ़ जिला है ना, यहाँ की जो प्रमुख झील है उस झील का नाम है तलवाड़ा झील। जो हनुमानगढ़ जिला है, और दोस्तों यहाँ की जो प्रमुख झील है वो कौन सी है? तलवाड़ा झील। हनुमानगढ़ जिले की प्रमुख झील कौन सी है? तलवाड़ा झील, ये प्रमुख झील है। ठीक, अच्छा दोस्तों ध्यान रखना, इस तलवाड़ा झील की विशेषता क्या है समझना। देखो दोस्तों मैं दो चीज़ बताऊं, ये राजस्थान हमारा, ठीक, ये राजस्थान, ठीक। अब राजस्थान में साहब आपके दो तरह की झीलें मिलेगी, ठीक। एक तो मिलेगी सर्वाधिक ऊंचाई पर, एक तो सर्वाधिक ऊंचाई पर, और एक मिलेगी सर्वाधिक नीचाई पर, ठीक। तो दोस्तों सर्वाधिक ऊंची झील की बात आए और सर्वाधिक नीची झील की बात आए, ठीक। सर्वाधिक ऊंची झील और सर्वाधिक नीची झील राजस्थान में दोनों पाई जाती है। यहाँ सर्वाधिक ऊंची झील भी पाई जाती है, सर्वाधिक नीची झील भी पाई जाती है। और पूछा जाए कि साहब आपके सर्वाधिक ऊंची झील कौन सी है, तो आप क्या बताओगे? नक्की झील। सर्वाधिक ऊंची झील कौन सी है, तो आप क्या बताओगे? नक्की झील माउंट आबू सिरोही में है। कहाँ है दोस्तों? माउंट आबू सिरोही में। ये सब आपके सर्वाधिक ऊंची झील है। और पूछा जाए कि सर्वाधिक नीची झील कौन सी है, तो आप क्या बताओगे? तलवाड़ा झील। क्या बताओगे? तलवाड़ा झील राजस्थान की सर्वाधिक नीचाई पर स्थित झील है। तो राजस्थान में सर्वाधिक ऊंची झील तो कौन सी हुई? नक्की झील माउंट आबू सिरोही, और सर्वाधिक नीची झील तलवाड़ा झील हनुमानगढ़। समझ जाओगे दोस्तों अच्छी तरह, ठीक। फिर बात आती है कि अगर तलवाड़ा झील सब आपके सबसे नीचे है, फिर बात आती है कि विश्व में सबसे ऊंची झील कौन सी है। पूछा जाएगा दोस्तों कि विश्व में सबसे ऊंची झील कौन सी है, अर्थात दोस्तों विश्व में सबसे ऊंची झील कौन सी है। तो दोस्तों आपके ध्यान रखना कि साहब आपके विश्व में जो सबसे ऊंची झील है ना दोस्तों, वो पहले थी टीटीकाका। कौन सी थी? टीटीकाका। लेकिन दोस्तों वर्तमान में जो विश्व की सबसे ऊंची झील है, पूछ लिया जाए कि वर्तमान में विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है। देखो विश्व की ऊंची झील, तो दोस्तों ध्यान रखना वर्तमान में जो विश्व की सबसे ऊंची झील है ना दोस्तों, उस झील का नाम है तिलीचो झील। वर्तमान में दोस्तों जो विश्व की सबसे ऊंची झील है उस झील का नाम है तिलीचो झील। और पूछा जाए कि तिलीचो झील कहाँ आती है? नेपाल में। कहाँ है? नेपाल में। और पूछा जाए कि इसकी ऊंचाई कितनी है? 4919 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 4919 मीटर, ठीक। और दोस्तों पूछा जाए, ये तो है साहब आपके विश्व की सबसे बड़ी ऊंचाई पर स्थित झील। नंबर 2 पे साहब आपके टीटीकाका है, जो कि लगभग 3200 मीटर ऊंची है दोस्तों, ठीक। पहले टीटीकाका थी, लेकिन हाल में दोस्तों आपके तिलीचो झील की खोज की गई है, नेपाल में है, और ये विश्व की सबसे ऊंची झील कहलाती है। दोस्तों एकदम क्लियर यहाँ तक तो? चलो आगे, ठीक। फिर बात आती है दोस्तों, बात आती है कि जो हनुमानगढ़ है, ये हनुमानगढ़ साहब आपके किस में प्रथम है। बात आती है कि जो हनुमानगढ़ है सब आपके, हनुमानगढ़ साहब आपके उद्योग की बात कर लेते हैं कि साहब आपके यहाँ उद्योग के रूप में क्या प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो हनुमानगढ़ है यहाँ खेल कूद का सामान बनाया जाता है। जो हनुमानगढ़ है साहब यहाँ खेल कूद का सामान बनाया जाता है। एकदम दोस्तों क्लियर, ध्यान रखना दोस्तों कि जो हनुमानगढ़ है ना तब आपके यहाँ खेल कूद का सामान बनाया जाता है। और राजस्थान में खेल कूद के सामान के लिए हनुमानगढ़ को जाना जाता है। राजस्थान में खेल कूद के सामान के लिए हनुमानगढ़ को जाना जाता है, ठीक। अगर दोस्तों हम फसल की बात करते हैं कि साहब आपके फसल की हम दोस्तों बात करते हैं, तो दोस्तों साहब आपके हनुमानगढ़ में 2 फसलों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। क्लियर, एक तो चावल का सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों, एक तो चावल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? हनुमानगढ़ में, ठीक। और दोस्तों एक कपास का सर्वाधिक उत्पादन, चावल का सर्वाधिक उत्पादन और कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों? हनुमानगढ़ में, ठीक। राजस्थान में चावल और कपास का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो कहाँ होता है? हनुमानगढ़ में, ठीक। फिर दोस्तों बात आती है कि जो कपास है ना दोस्तों, जो कपास है ये कपास किसकी फसल है? तो दोस्तों ना जो कपास है ना ये खरीफ की फसल है। दोस्तों जो कपास है ना ये सब आपकी किसकी फसल है? खरीफ की फसल है, पहली बात तो,
ठीक। अच्छा साहब आपकी फिर बात आती है कि जो कपास है दोस्तों, जो कपास है ये कपास साहब आपके कितने प्रकार की होती हैं? तो दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान में कपास की 3 किस्में हैं दोस्तों। राजस्थान में कपास की 3 किस्में पैदा की जाती हैं दोस्तों। राजस्थान में कपास की 3 किस्में पैदा की जाती हैं। ठीक, फिर बात आती है कि वो 3 किस्में कौन कौन सी हैं, वो 3 किस्में कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों रहना, एक तो साहब आपके राजस्थान में होती है अमेरिकन कपास, एक तो दोस्तों यहाँ होती है अमेरिकन कपास। ठीक दोस्तों साहब, एक होती है यहाँ देसी कपास। ठीक, और दोस्तों एक होती है साहब आपके यहाँ मालवी कपास। ठीक, तो साहब आपके राजस्थान में कपास की 3 किस्में हैं, अमेरिकन कपास, देसी कपास और मालवी कपास। ठीक दोस्तों, जो अमेरिकन कपास है ना दोस्तों, ये तो होती है उत्तरी राजस्थान में। दोस्तों जो अमेरिकन कपास है साहब, ये तो कहाँ होती है? उत्तरी राजस्थान में होती है। ठीक दोस्तों, जो देसी कपास है ना ये होती हैं दक्षिणी राजस्थान में। जो देसी कपास है ये सब कहाँ होती हैं? दक्षिण राजस्थान में। और दोस्तों जो मालवी कपास है ये होती है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। जो मालवी कपास है ये कहाँ होती है दोस्तों? दक्षिण पूर्वी राजस्थान में होती है। एकदम क्लियर। खरीफ की फसल है, कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? हनुमानगढ़ में खरीफ की फसल में आती हैं। इसकी साहब आपके 3 किस्में होती हैं, एक अमेरिकन कपास, एक देसी कपास और दोस्तों साहब आपके एक कौन सी होगी दोस्तों? आपकी मालवी कपास। अमेरिकन कपास उत्तरी राजस्थान में, देसी कपास दक्षिण राजस्थान में और मालवी कपास दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बोई जाती है। दोस्तों अच्छी तरह ध्यान रखना। ठीक, अच्छा दोस्तों फिर बात आती है कि जो कपास है ना, इस कपास को क्या कहा जाता है? क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों ध्यान रखना, जो कपास है ना, इस कपास को स्थानीय भाषा में कहा जाता है बणिया। दोस्तों जो कपास है ना, इसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? बणिया कहा जाता है। ठीक दोस्तों ध्यान रखना, कपास में एक रोग लगता है दोस्तों, कपास में एक रोग लगता है। और दोस्तों पूछा जाएगा कि जो कपास में रोग लगता है ना, उस रोग को क्या कहा जाता है? पूछा जाएगा कि कपास में एक रोग लगता है और उस रोग को क्या कहा जाता है? बाल बिविल। एकदम क्लियर। कपास में एक रोग लगता है और दोस्तों उस रोग को क्या कहा जाता है? बाल बिविल रोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? बाल बिविल रोग। समझ जाओगे अच्छी तरह। खेल कूद का सामान हनुमानगढ़ में बनाया जाता है। चावल का सर्वाधिक उत्पादन हनुमानगढ़ में होता है। कपास का सर्वाधिक उत्पादन हनुमानगढ़ में होता है। कपास किसकी फसल है? खरीफ की। कितनी किस्में पैदा होती है? 3, अमेरिकन, देसी और मालवी। इसे स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? बणिया। ठीक, और दोस्तों साहब आपकी ये नगदी फसल में आती है। किस में आती है? ये नगदी फसल में। और कपास में एक रोग लगता है बाल बिविल रोग। ठीक दोस्तों, चलो आगे। अगली बात फिर बात आती है कि साहब आपके राजस्थान का वह जिला जहां सर्वाधिक कपास का क्रय विक्रय किया जाता है। तो दोस्तों आप देखना कि एक स्थान है खरगोन। दोस्तों एक स्थान है खरगोन और दोस्तों खरगोन कहाँ आता है? अलवर में। खरगोन कहाँ आता है? अलवर में। और दोस्तों यहाँ एक कपास मंडी है। दोस्तों यहाँ एक कपास मंडी है और दोस्तों राजस्थान में कपास का सर्वाधिक, दोस्तों राजस्थान में कपास का सर्वाधिक क्रय विक्रय, राजस्थान में कपास का सर्वाधिक क्रय विक्रय कहाँ किया जाता है दोस्तों? आपके इस मंडी में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? इस मंडी में किया जाता है। ठीक, अच्छा दोस्तों साहब आपके ये बात भी आप अच्छी तरह याद रखना। ठीक, थोड़ा सा इतिहास पढ़ लीजिए। क्लियर दोस्तों? विश्व में सर्वप्रथम कपास का उत्पादन, विश्व में सर्वप्रथम कपास का उत्पादन साहब आपके कहाँ किया गया था? भारत में। विश्व में सर्वप्रथम कपास का उत्पादन। तो पूछ लिया जाए कि विश्व में सबसे पहले कपास का उत्पादन साहब कहाँ हुआ था, तो आप क्या बताओगे? सिंधु सभ्यता में हुआ था। विश्व में सबसे पहले कपास का उत्पादन कहाँ हुआ था? सिंधु सभ्यता में। अच्छा, सिंधु सभ्यता में भी कहाँ हुआ था? कालीबंगा में। सिंधु सभ्यता में भी कहाँ हुआ था? कालीबंगा में। एकदम क्लियर। और दोस्तों कालीबंगा से जो कपास है ना, इसका निर्यात किया जाता था। दोस्तों जो कालीबंगा है यहाँ से कपास का निर्यात किया जाता था।
ठीक। और पूछा जाए कि कालीबंगा साहब आपकी जो कपास है ना, ये जाती थी मेसोपोटामिया। कालीबंगा से जो कपास है ये कहाँ जाती थी? मेसोपोटामिया। ठीक। और दोस्तों मेसोपोटामिया का वर्तमान नाम है ईरान इराक। मेसोपोटामिया का वर्तमान नाम क्या है? ईरान इराक, यहाँ जाती थी। ठीक। और दोस्तों मेसोपोटामिया वासी दोस्तों, अच्छा दोस्तों यहाँ से कहाँ जाती थी? मेसोपोटामिया जाती थी। ठीक। अब दोस्तों यहाँ से सब आपकी जो कपास मेसोपोटामिया जाती थी ना, वो जाती थी मोहनजोदड़ो बंदरगाह के माध्यम से। दोस्तों जो कपास जाती थी मेसोपोटामिया, वो जाती थी मोहनजोदड़ो बंदरगाह के माध्यम से। मोहनजोदड़ो बंदरगाह के माध्यम से। ठीक। अर्थात पहले कपास जाएगी मोहनजोदड़ो, फिर यहाँ से जाएगी दोस्तों कहाँ? मेसोपोटामिया। ठीक। अब दोस्तों जो मेसोपोटामिया के लोग थे ना, वो इस मोहनजोदड़ो को बोलते थे मेलुहा। दोस्तों जो मेसोपोटामिया के लोग थे वो इसे बोलते थे मेलुहा। क्या बोलते थे दोस्तों? मेलुहा। मेसोपोटामिया के लोगों ने इस मोहनजोदड़ो को क्या नाम दिया था? मेलुहा। मेसोपोटामिया के लोग इस मोहनजोदड़ो को किस नाम से पुकारते थे? मेलुहा के नाम से। और दोस्तों मेसोपोटामिया के लोग जो कपास है ना, इस कपास को कहा करते थे सिंडन। मेसोपोटामिया के लोग कपास को क्या कहा करते थे? सिंडन। तो मेसोपोटामिया के लोगों ने कपास को तो कहा सिंडन और मोहनजोदड़ो क्या कहा? मेलुहा। समझ जाओगे अच्छी तरह। एक बार फिर समझो दोस्तों, और फिर दोस्तों हम फिर बात की बातें करेंगे। ठीक। खेल कूद का सामान कहाँ बनाया जाता है दोस्तों? हनुमानगढ़ में। चावल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? हनुमानगढ़ में। कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? हनुमानगढ़ में। कपास किसकी फसल है? खरीफ की। कितनी किस्में होती है? 3। अमेरिकन, देसी और मालवी। अमेरिकन उत्तरी राजस्थान, देसी दक्षिण राजस्थान, मालवी दक्षिण पूर्व राजस्थान। कपास को क्या कहा जाता है? बनिया। और इसमें एक रोग लगता है बाल बिविल रोग। ठीक। अगली बात, कपास का सर्वाधिक क्रय विक्रय कहाँ होता है? खरगोन, अलवर में होता है। विश्व में सबसे पहले कपास का उत्पादन कहाँ हुआ था? सिंधु सभ्यता में। सिंधु सभ्यता में भी कहाँ हुआ था? कालीबंगा में। कालीबंगा से कपास कहाँ जाती थी? मोहनजोदड़ो। फिर यहाँ से कहाँ जाती थी? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया के लोगों ने इस मोहनजोदड़ो को क्या नाम दिया था? मेलुहा। और कपास को क्या नाम दिया था? सिंडन। समझ जाओगे अच्छी तरह। क्लियर यहाँ तक? चलो आगे दोस्तों। अच्छा दोस्तों फिर हम बात करते हैं दोस्तों, अब हम दोस्तों बात करते हैं जो हनुमानगढ़ है। इस दोस्तों जो हनुमानगढ़ है, यहाँ का सब आपके जो प्रसिद्ध दुर्ग है उसकी हम चर्चा करते हैं। अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं हनुमानगढ़ के प्रसिद्ध दुर्ग की। फिर बात आती है कि जो हनुमानगढ़ है, यहाँ साहब आपके कौन सा दुर्ग है? तो आप क्या बताओगे कि साहब आपके यहाँ भटनेर दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है दोस्तों? भटनेर दुर्ग है। ठीक। दोस्तों ये जो भटनेर दुर्ग है ना दोस्तों, ये जो भटनेर दुर्ग है इसका निर्माण कराया था दोस्तों भूपत भाटी ने। पूछा जाएगा कि जो भटनेर दुर्ग है इसका निर्माण साहब किसने कराया था? भूपत भाटी ने। पहली बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा कब कराया था? 275 ईस्वी में। दोस्तों कब कराया था? 275 ईस्वी में कराया था। ठीक। अच्छा पूछा जाएगा कि साहब आपके जो भटनेर दुर्ग है ये किस श्रेणी में आता है? दोस्तों भटनेर दुर्ग किस श्रेणी में आता है? तो साहब आपके ये 2 श्रेणी में आता है। क्लियर दोस्तों। एक तो आता है धान्व दुर्ग में। दोस्तों एक तो किस में आता है? ये धान्व दुर्ग में। और दोस्तों एक किस श्रेणी में आता है? जल दुर्ग में। भटनेर दुर्ग 2 श्रेणी में आता है, एक तो धान्व दुर्ग में और एक जल दुर्ग में। धान्व दुर्ग का मतलब होता है ऐसा दुर्ग जो रेगिस्तान के मध्य स्थित हो। क्लियर? अथवा मरुस्थल के मध्य स्थित हो। क्या कहलाता है? धान्व दुर्ग। जिस दुर्ग की सुरक्षा मरुस्थल के द्वारा की जाती हो उसे कहा जाता है धान्व दुर्ग। क्लियर? जालोर दुर्ग हो गया, सिवाना दुर्ग हो गया, बाड़मेर दुर्ग हो गया, जैसलमेर दुर्ग हो गया, गागर। अच्छा दोस्तों इसके अलावा आपके भटनेर दुर्ग हो गया, ये किस में आते हैं? धान्व दुर्ग में। तो जिस दुर्ग की सुरक्षा दोस्तों मरुस्थल के द्वारा की जाती है क्या लगता है? धान्व दुर्ग। तो भटनेर दुर्ग एक तो किस में आएगा? धान्व दुर्ग में। एक किस में आएगा? जल दुर्ग में। ठीक। और दोस्तों ये दुर्ग धरातल पर बना हुआ है, इसलिए सब आपके किस में आ जाएगा? ये स्थल दुर्ग में। तो ये दुर्ग 3 श्रेणी में आता है, धान्व दुर्ग की श्रेणी में, जल दुर्ग की श्रेणी में और स्थल दुर्ग की श्रेणी में। फिर बात आती है
कि जो भटनेर दुर्ग है, ये भटनेर दुर्ग साहब आपके किस नदी के निकट है? तो आप क्या बताओगे कि जो भटनेर दुर्ग है ना, ये घग्गर नदी के निकट है। दोस्तों जो भटनेर दुर्ग है ये किस नदी के निकट है? घग्गर नदी के निकट स्थित है। ठीक दोस्तों, भटनेर दुर्ग में एक मंदिर भी बना हुआ है। भटनेर दुर्ग में एक मंदिर भी बना हुआ है। और पूछा जाए कि उस मंदिर का नाम क्या है, तो आप क्या बताओगे कि भटनेर दुर्ग में गोरखनाथ का मंदिर बना हुआ है। जो भटनेर दुर्ग है वहाँ साहब आपके किसका मंदिर बना हुआ है? गोरखनाथ का मंदिर बना हुआ है। दोस्तों जो भटनेर दुर्ग है यहाँ साहब आपके किसका मंदिर बना हुआ है? दोस्तों आपके गोरखनाथ का मंदिर बना हुआ है। एकदम क्लियर। फिर बात आती है कि जो भटनेर दुर्ग है यहाँ एक मज़ार भी बनी हुई है। दोस्तों जो भटनेर दुर्ग है इसके अंदर एक मज़ार भी बनी हुई है। और पूछा जाएगा कि वो मज़ार किसकी बनी हुई है, तो आप क्या बताओगे कि भटनेर दुर्ग में शेर खां की मज़ार बनी हुई है। दोस्तों भटनेर दुर्ग में शेर खां की मज़ार बनी हुई है। एकदम क्लियर। जो भटनेर दुर्ग है यहाँ किसकी मज़ार बनी हुई है? शेर खां की मज़ार बनी हुई है। और पूछ लिया जाए कि इस शेर खां की मज़ार का निर्माण किसने कराया था? पूछा जाए कि इस शेर खां की मज़ार का निर्माण किसने कराया था, तो आप क्या बताओगे कि शेर खां की मज़ार का निर्माण कराया था बलबन ने। किसने कराया था? बलबन ने कराया था। ठीक। और दोस्तों जो बलबन है ना, इस बलबन को सब दोस्तों इस बलबन की एक नीति थी और उसे कहा जाता है लोह और रक्त की नीति। अर्थात जो बलबन है इसे लोह और रक्त की नीति के लिए जाना जाता है। ठीक दोस्तों जो बलबन है ना, दोस्तों जो बलबन है इस बलबन के द्वारा, दोस्तों जो बलबन है इसके द्वारा दो परंपराएं आरंभ की गई थी। इस बलबन के द्वारा दो परंपराएं आरंभ की गई थी। और दोस्तों एक का नाम था सिजदा और एक का नाम था पेबोस। इस बलबन ने दो परंपराओं का आरंभ किया था, एक तो सिजदा परंपरा का और एक पेबोस परंपरा का आरंभ साहब किसने किया था? दोस्तों बलबन ने। एकदम क्लियर। फिर बात आती है कि सिजदा का मतलब क्या होता है और पेबोस का मतलब क्या होता है। तो सिजदा का मतलब होता है आधा झुक कर सलाम करना। ये तो हो गया सिजदा, मतलब आधा झुककर 90 डिग्री के कोण पे झुक के सलाम करना तो कहलाता है सिजदा। और पेबोस का मतलब होता है सुल्तान के कदमों को झुककर चूमना। सुल्तान के कदमों को झुककर चूमना तो होता है पेबोस और आधा झुककर सलाम करना होता है सिजदा। और इन दोनों परंपराओं का आरंभ किसने किया था? बलबन ने किया था। ठीक दोस्तों, इसके अलावा साहब आपके जो बलबन है इस बलबन ने दोस्तों तुर्कान ए चिहलगामी, तुर्कान ए चिहलगामी को सब समाप्त किया था। एकदम क्लियर दोस्तों। जो बलबन है इसने तुर्कान ए चिहलगामी को समाप्त किया था। और दोस्तों तुर्कान ए चिहलगामी का मतलब होता है 40 गुलामों का दल, उसे भी सब इसने समाप्त कर दिया था। किसने? बलबन ने। क्लियर। और बलबन कहा करता था कि जब भी मैं किसी गरीब व्यक्ति को देखता हूं तो मेरी नसों का खून खोल उठता है। अर्थात ये गरीब और गरीबी दोनों से घृणा करता था बलबन। जब कभी हम भारत का इतिहास पढ़ेंगे तब ज़्यादा पढ़ेंगे। एकदम क्लियर। आ जाओ वापस। भटनेर दुर्ग भूपत भाटी ने बनाया 275 ईस्वी में। धान दुर्ग की श्रेणी में आता है, जल दुर्ग में और स्थल दुर्ग में आता है। ये घग्गर नदी के निकट है। और दोस्तों इस दुर्ग के अंदर गोरखनाथ का मंदिर बना हुआ है। यहाँ एक मजार है शेर खां की मजार और इस मजार का निर्माण कराया था बलबन ने। बलबन लोह और रक्त की नीति का जनक कहलाता है। बलबन ने सिजदा और पेबोस परंपरा का आरंभ किया था। दोस्तों बलबन ने तुर्कान ए चिहलगामी को समाप्त किया था। तुर्कान ए चिहलगामी का गठन किया था इल्तुतमिश ने। क्लियर। समाप्त किया था बलबन ने। और तुर्कान ए चिहलगामी का मतलब होता है 40 गुलामों का दल। ठीक। बलबन कहा करता था मुझे गरीब और गरीबी दोनों से नफरत है और जब भी किसी गरीब को देखता हूं तो मेरी नसों का खून खोल उठता है। ऐसी बहुत सारी सब आपके बातें हैं बलबन की, जो हम कभी ना कभी पढ़ेंगे। ठीक। अगली बात दोस्तों, फिर बात आती है दोस्तों भटनेर दुर्ग की। तो दोस्तों पूछा जाए कि जो भटनेर दुर्ग है इस भटनेर दुर्ग पर साहब आपके किसने आक्रमण किया था? पूछा जाएगा कि जो भटनेर दुर्ग है इस भटनेर दुर्ग पर किसने आक्रमण किया था? तो दोस्तों इस भटनेर दुर्ग पर तैमूर ने आक्रमण किया था। जो भटनेर दुर्ग है दोस्तों उस पर साहब किसने आक्रमण किया था? तैमूर ने आक्रमण किया था। ठीक। और दोस्तों जब यहाँ तैमूर ने आक्रमण किया था ना, तो दोस्तों जब यहाँ तैमूर ने आक्रमण किया था तो साहब यहाँ साका हुआ था। क्या हुआ था? साका हुआ था। और दोस्तों साहब आप जब साका हुआ ना तो साहब आपके साका में
केसरिया भी हुआ, क्या हुआ, केसरिया भी हुआ और जौहर भी हुआ, केसरिया भी हुआ और जौहर भी हुआ। और दोस्तों साहब आपके जो जौहर है ना दोस्तों, जो जौहर है वो जौहर किया था हिंदू महिलाओं ने। दोस्तों जो जौहर है ना वो किया था हिंदू महिलाओं ने, क्लियर। और दोस्तों हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया था, हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया था। अब अगर दोस्तों समझना, जौहर की परंपरा केवल हिंदू महिलाओं में है, मुस्लिम महिलाओं में नहीं है। भटनेर दुर्ग राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहां हिंदुओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया था। ये बात आप अच्छी तरह रट लो कि भटनेर दुर्ग राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहां हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया था। समझ जाओगे ना, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां हिंदुओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने जौहर किया था, भटनेर दुर्ग, तैमूर के आक्रमण के समय। एकदम क्लियर। दोस्तों तैमूर ने अपनी आत्मकथा, दोस्तों जो तैमूर है ना, इस तैमूर की आत्मकथा का नाम है तुज़ुक-ए-तैमूरी। एकदम क्लियर। दोस्तों जो तैमूर है ना, इस तैमूर की आत्मकथा का नाम है तुज़ुक-ए-तैमूरी। और दोस्तों तैमूर अपनी आत्मकथा में इस भटनेर दुर्ग का उल्लेख करता है। जो तैमूर है वो अपनी आत्मकथा में इस भटनेर दुर्ग का उल्लेख करता है और कहता है कि मैंने अपने जीवन में इससे मजबूत दुर्ग आज तक नहीं देखा। ये कहता है कि मैंने अपने जीवन में इससे मजबूत दुर्ग आज तक नहीं देखा। कौन कहता है दोस्तों? आपके तैमूर कहता है। ठीक। अच्छा दोस्तों, अगर हम भटनेर दुर्ग की बात करें तो दोस्तों ध्यान रखना, दोस्तों जो भटनेर दुर्ग है ना, ये राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग भी कहलाता है। दोस्तों जो भटनेर दुर्ग है ना, ये राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग भी कहलाता है। ठीक। और इसे उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। ये भटनेर दुर्ग की बातें हैं जो आपको याद रखनी है। एकदम क्लियर दोस्तों यहाँ तक? तो चलो आगे। ठीक है कि हनुमानगढ़ क्षेत्र में कौन से लोक देवता ज़्यादा पूजे जाते हैं? तो दोस्तों जो हनुमानगढ़ क्षेत्र है, यहाँ के जो प्रमुख लोक देवता हैं वो कौन से हैं? गोगा जी। कौन है? गोगा जी। ठीक दोस्तों, ये यहाँ के प्रमुख लोक देवता हैं। और दोस्तों जो गोगा जी है ना, ये जो गोगा जी हैं ये पंचपीर में सम्मिलित हैं। दोस्तों रखना, जो गोगा जी है ना, ये सब किस में सम्मिलित हैं? पंचपीरों में सम्मिलित हैं। ठीक। फिर बात आती है कि वह कौन कौन से लोक देवता हैं जो पंचपीरों में सम्मिलित हैं। तो दोस्तों जो पंचपीरों में सम्मिलित लोक देवता है ना, उनमें दोस्तों एक तो नाम आएगा रामदेव जी का। किसका नाम आएगा? रामदेव जी का। ये पंचपीर में है। ये दोस्तों एक नाम आएगा पाबू जी का। ठीक दोस्तों, एक नाम आएगा हड़बू जी का। दोस्तों एक किसका नाम आएगा? हड़बू जी का नाम आएगा। एकदम क्लियर दोस्तों। रामदेव जी हो गए, पाबू जी हो गए, और दोस्तों एक कौन होंगे? हड़बू जी। एकदम क्लियर दोस्तों। एक होंगे मांगलिया जी, ये भी पंचपीर कहलाते हैं। ठीक। और दोस्तों एक लोक देवता कौन से होंगे? गोगा जी। इन पांचों को कहा जाता है पंचपीर। ठीक। फिर बात आती है दोस्तों कि जो गोगा जी हैं, इन गोगा जी का जन्म कब हुआ? पूछा जाएगा कि जो गोगा जी हैं, इन गोगा जी का जन्म कब हुआ? तो आप क्या बताओगे कि गोगा जी का जन्म हुआ था विक्रम संवत 1003 में। कब हुआ था? विक्रम संवत 1003 में। और पूछा जाए कि जन्म कहाँ हुआ था, तो आप क्या बताओगे कि गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा में। और पूछा जाए कि ददरेवा कहाँ आता है, तो आप क्या बताओगे? चूरू में आता है। ठीक। और दोस्तों चूरू है ना, ये है राजस्थान का सबसे गर्म जिला। जो चूरू है ये है राजस्थान का सबसे गर्म जिला, पहली बात। ठीक। और दोस्तों जो चूरू है ये है नदी विहीन जिला। जो चूरू है ये है नदी विहीन जिला। एकदम क्लियर दोस्तों। चूरू नदी विहीन जिला भी कहलाता है। ठीक। दो बातें। ठीक दोस्तों, राजस्थान के दो ज़िले हैं जहां नदी नहीं है। एक तो कौन सा है? बीकानेर। और एक कौन सा है? चूरू। ध्यान रखना। ठीक। अब देखो सबसे गर्म जिले की बात आए तो चूरू। और पूछ लिया जाए कि सबसे गर्म स्थान, दोस्तों पूछ लिया जाए सबसे गर्म जिला होगा तो चूरू। और पूछा जाए कि राजस्थान में सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो दोस्तों जब गर्म स्थान की बात आए तो क्या बताओगे? फलोदी। और फलोदी कहाँ आता है? जोधपुर में।
फलोदी कहाँ आता है? जोधपुर में। और दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड ग्रेड 2018 में। एकदम क्लियर, ध्यान रखना। ठीक। अच्छा दोस्तों, हम तो गोगा जी की चर्चा कर रहे हैं, वापस आ जाओ भाई। पूछा जाएगा कि जो गोगा जी हैं इनके पिता का नाम क्या था, तो आप क्या बताओगे कि इनके पिता का नाम था जेहर जी। और पूछा जाए कि गोगा जी की माँ का नाम क्या था, तो आप क्या बताओगे कि इनकी माँ का नाम था बाछल दे। जो गोगा जी हैं इनकी माँ का नाम क्या था? बाछल दे। पूछा जाएगा कि जो गोगा जी हैं, गोगा जी का विवाह किससे हुआ था? पूछ लिया जाए कि गोगा जी का विवाह किससे हुआ था, तो आप क्या बताओगे कि गोगा जी का विवाह हुआ था केलम दे से। पूछा जाए कि गोगा जी का विवाह किससे हुआ था? केलम दे से हुआ था। अच्छा, गोगा जी की जो घोड़ी है उसे क्या कहा जाता था, तो आप क्या बताओगे कि गोगा जी की घोड़ी कहलाती थी गोगा बापा। दोस्तों इनकी जो घोड़ी है वो क्या कहलाती थी? गोगा बापा। अच्छा दोस्तों, जो गोगा जी के भक्त हैं वो किस वाद्य का प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों आप क्या बताओगे कि गोगा जी के भक्त डेरू वाद्य का प्रयोग करते हैं। फिर पूछा जाएगा कि गोगा जी का मंदिर किस वृक्ष के नीचे होता है, तो आप क्या बताओगे कि गोगा जी का मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। जो गोगा जी हैं इनका जो मंदिर है साहब आपके वो कहाँ होता है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। समझ जाओगे। अच्छा दोस्तों, फिर बात आती है कि जो गोगा जी हैं इन गोगा जी के पुजारी कौन होते हैं, तो दोस्तों ध्यान रखना, जो गोगा जी है ना इनके पुजारी होते हैं हिंदू और मुस्लिम। जो गोगा जी हैं इनके पुजारी कौन होते हैं? हिंदू और मुस्लिम। और पूछा जाए कि कौन से मुस्लिम इनको पूजते हैं, तो आप क्या बताओगे? कायम खानी मुस्लिम। कौन से मुस्लिम? कायम खानी मुस्लिम गोगा जी को पूजते हैं। समझ जाओगे कि भैया हनुमानगढ़ क्षेत्र में कौन से लोक देवता हैं? गोगा जी। किसमें सम्मिलित हैं? पंचपीरों में। पंचपीर में कौन कौन आता है? रामदेव जी, हड़पाबू जी, हड़बू जी, मांगलिया जी और गोगा जी। गोगा जी का जन्म विक्रम संवत 1003 में कहाँ हुआ था? ददरेवा चूरू में। पिता का, अच्छा चूरू राजस्थान का सबसे गर्म जिला, जबकि सबसे गर्म स्थान कौन सा होगा? फलोदी, जोधपुर। अच्छा, नदी विहीन जिले चूरू बीकानेर। पिता का नाम जेहर जी, माता का नाम बाछल दे, विवाह केलम दे से, घोड़ी का नाम गोगा बापा, वाद्य डेरू, इनका मंदिर होता है खेजड़ी वृक्ष के नीचे, पुजारी होते हैं हिंदू और मुस्लिम। ठीक। अच्छा दोस्तों, फिर बात आती है कि जो गोगा जी के मंदिर हैं वो राजस्थान में कहाँ कहाँ हैं। पूछा जाए कि गोगा जी के मंदिर राजस्थान में कहाँ कहाँ हैं, तो दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान में जो गोगा जी के मंदिर है ना वो 3 जगह हैं। राजस्थान में जो गोगा जी के मंदिर हैं वो 3 जगह हैं। फिर पूछा जाए कि वो 3 जगह कौन कौन सी है जहाँ गोगा जी के मंदिर हैं, तो दोस्तों ध्यान रखना, जो गोगा जी का मंदिर है एक तो है साहब आपके चूरू में। कहाँ है? चूरू में। दोस्तों एक साहब आपके मंदिर है जालोर में। ठीक। और दोस्तों एक मंदिर है हनुमानगढ़ में। तो गोगा जी के 3 मंदिर हैं, एक चूरू में, एक जालोर में और एक हनुमानगढ़ में। यहाँ जो मंदिर है दोस्तों उसे कहा जाता है शीर्षमेड़ी। दोस्तों यहाँ जो मंदिर है उसे कहा जाता है शीर्षमेड़ी। ठीक, ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ जो मंदिर है उसे कहा जाता है गोगा जी की ओल्डी। यहाँ जो मंदिर है उसे क्या कहा जाता है? गोगा जी की ओल्डी। और दोस्तों यहाँ जो मंदिर है उसे कहा जाता है धुरमेड़ी। क्या कहा जाता है? धुरमेड़ी। ठीक। और दोस्तों ध्यान रखना, जो धुरमेड़ी है दोस्तों, जो धुरमेड़ी है इसे गोगा मेड़ी भी कहा जाता है। दोस्तों जो धुरमेड़ी है ना इसे क्या कहा जाता है? गोगा मेड़ी। ठीक। और पूछा जाए कि जो गोगा मेड़ी है इस गोगा मेड़ी का निर्माण किसने कराया था? पूछा जाए कि जो गोगा मेड़ी है इस गोगा मेड़ी का निर्माण किसने कराया था? फिरोज तुगलक ने। जो गोगा मेड़ी है इस गोगा मेड़ी का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? फिरोज तुगलक ने। ठीक। और पूछा जाए कि इस गोगा मेड़ी का पुनः निर्माण किसने कराया था? पूछा जाए कि इस गोगा मेड़ी का पुनः निर्माण किसने कराया था, तो दोस्तों आप क्या बताओगे? महाराजा गंगा सिंह ने। जो गोगा मेड़ी है इसका पुनः निर्माण किसने कराया था? महाराजा गंगा सिंह ने। दोस्तों ये वही फिरोज तुगलक है जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। ये वही फिरोज तुगलक है दोस्तों जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। एकदम क्लियर दोस्तों, ध्यान रखना।
ठीक। अच्छा दोस्तों, फिर बात आती है कि जो गोगा मेड़ी है, इस गोगा मेड़ी का आकार कैसा है। बात आती है कि जो गोगा मेड़ी है, इस गोगा मेड़ी का आकार कैसा है। तो आप क्या बताओगे कि गोगा मेड़ी का आकार है मकबरे के समान। ठीक। और दोस्तों ध्यान रखना, इस पर लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह। क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह। समझ जाओगे। तो इसका मतलब जो गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ है, ये सब आपके दोस्तों सांप्रदायिक एकता का प्रतीक है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। एकदम क्लियर दोस्तों। अच्छा दोस्तों, फिर बात आती है कि जो गोगा जी हैं, गोगा जी का वाहन क्या होता है। पूछा जाएगा कि गोगा जी का वाहन क्या होता है। तो दोस्तों मिट्टी का घोड़ा होता है, अश्वारोही घोड़ा। मिट्टी से बना हुआ अश्वारोही घोड़ा गोगा जी का वाहन कहलाता है। ध्यान रखना, एकदम क्लियर। फिर बात आती है कि गोगा जी के मेले का आयोजन कब किया जाता है। पूछा जाएगा कि गोगा जी के मेले का आयोजन कब किया जाता है। तो आप क्या बताओगे कि जो गोगा जी का मेला है दोस्तों, इसका आयोजन किया जाता है भाद्र कृष्ण नवमी को। जो गोगा जी हैं, इसके मेले का आयोजन कब किया जाता है? भाद्र कृष्ण नवमी को दोस्तों गोगा जी के मेले का आयोजन किया जाता है। एकदम क्लियर दोस्तों। ठीक दोस्तों।